आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस स्पेशल फ्राइडे जूम सेशन में। और आज हम सबके बीच बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिन्हें हमें सुनने का मौका मिला है। तो आप सभी के तालियों की गड़गड़ाहट और कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्यार के साथ हम अभी उन्हें इनवाइट करेंगे आज के अवर ग्रेट स्पीकर, डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर देवेंद्र सिंह सर का। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आए और इस सेशन को आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी सर का स्वागत करें। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, प्रणाम सर, प्लीज कंटिन्यू। मैम नमस्कार, मेरी आवाज क्लियर है क्या मैम? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। साथियों, आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और वाईटीएम बिजनेस में आप सभी मौज कर रहे होंगे। पहले तो मैं कुछ बातचीत करूं, उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वाईटीएम कंपनी को और वाईटीएम मैनेजमेंट को, स्पेशली हमारे ग्रेट सीएमडी सर को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कंपनी बनाई और इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया। और इस कंपनी को इतना ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं और इस कंपनी के माध्यम से हम सभी अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं या फिर अपने यहाँ से सभी हम सभी अपने ड्रीम्स को देख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कंपनी की वजह से हो पा रहा है। तो थैंक यू सो मच। हम सभी, मैं स्पेशली ग्रेटिट्यूड जाहिर करता हूँ, कृतज्ञ हूँ कंपनी का और हमारे सीएमडी सर का। साथियों, आज मुझे मौका मिला है आप सभी से कुछ बातचीत करने का, आज के फ्राइडे ट्रेनिंग में कुछ आप सभी से बातचीत करने का कि कैसे हम सभी इस बिजनेस में बड़ा काम कर सके, कैसे जो है इस बिजनेस वाईटीएम का माध्यम से हम अपनी खुद की एक पहचान बना सके, एक बढ़िया और दमदार सक्सेस लेके दिखा सके। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी किसी शांत जगह पे बैठ करके इस ट्रेनिंग को अटेंड करने वाले हैं। ईयरफोन अगर जरूर लगा लिए होंगे। तो मैम, अगर आपकी इजाजत हो और साथियों अगर आप सभी की इजाजत हो तो क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? प्लीज सर, प्लीज आप जरूर शेयर करें सर। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। साथियों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का आज के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगेन मैं हमारे सीनियर सीरीज में जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस शानदार वाईटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 40-50 मिनट आप सभी पेशेंसफुली इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं और ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज हम सभी लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हो सकता है कि आज की बात से आपको कुछ मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेट हो। लेकिन एक बात तो तय है कि एक दिन में कोई भी व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है, लेकिन एक दिन में सफलता नहीं मिल सकती है। मोटिवेशन एक दिन में आ सकती है, हम मोटिवेट होकर किसी काम की शुरुआत करने की जो है ना पहल हम किसी चीज की एक दिन में कर सकते हैं मोटिवेट होकर के, लेकिन सक्सेस एक दिन में तो नहीं मिल सकती है ना। वो एक लंबी जर्नी है, एक हमें लंबा रास्ता तय करना होता है, लेकिन एक छोटे से मोटिवेशन से सारी चीजों की शुरुआत होती है। तो इन्हीं बातों के साथ में आइए हम दोनों नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, आज दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज आई, हर एक इंडस्ट्री को 4 फेजेस से होकर गुजरने पड़े, है ना। जितनी भी इंडस्ट्री है इस दुनिया में 4 फेज से होकर गुजरना पड़ा। और उन 4 फेज क्या है, आइए हम आपसे भी इससे बात करते हैं। जो पहला फेज होता है वो होता निगेटिव फेज। दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको निगेटिव फेज से होकर ना गुजरना पड़ा। जैसे आइए कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कुछ
ट्रेंड्स कुछ दौर के बारे में बात करते हैं। अगर हम ट्रेंड्स के बारे में बात करें, दौर के बारे में बात करें, तो 1950 का एक दौर था, एक समय था, जिस समय में प्लास्टिक इंडस्ट्री आया था, है ना? और जब ये प्लास्टिक इंडस्ट्री आया, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया। इसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव जो है ना बातों को रखा। जैसे लोगों ने क्या बोला कि इसके जो प्रोडक्ट है वो टिकाऊ नहीं होंगे, ये टूट जाएंगे, इससे पॉल्यूशन होगा, है ना? या फिर बहुत ही तमाम तरीके के लोगों ने बात किया। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री नया था, इसके बारे में लोगों को जानकारी ज्यादा नहीं थी, तो लोग नेगेटिव थे। इसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, नेगेटिव बातों को लोग जो है इसके बारे में करते थे। सही है। उसी प्रकार से 1950 के बाद 1960, 10 साल बाद ऑयल इंडस्ट्री आया। जब ऑयल इंडस्ट्री आया, तब लोगों ने इसके बारे में भी नेगेटिव बातें की। लोगों ने क्या बोला कि इसका जो है ना बहुत ही दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे लोग एक दूसरे को आग लगा के मर सकते हैं, है ना? अगर पेट्रोल पंप कहीं बैठता था तो लोग बोलते थे शहर से, गांव से कहीं दूर बैठाओ, जिससे जो है ना इसका लोगों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। लोग डरते थे तेल वगैरह यूज करने से। लेकिन अगर मैं बोलूं आज के डेट में ऑयल तो कहीं न कहीं हमारे जीवन का एक जो है ना अहम हिस्सा बन चुका है। क्योंकि अगर हम आज बात करें तो पेट्रोल पंप अगर 1 सप्ताह के लिए हमारे शहर का, हमारे इलाके का बंद कर दिया जाए तो हम जो है परेशान हो जाते हैं। है ना? उसी प्रकार से 1970 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आया, जो हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं। है ना? ऑटोमोबाइल जब आया, जब गाड़ियों का दौर आया तो लोगों ने क्या बोला कि यार सड़कें सही नहीं है, कैसे चलेगा? ये इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगा। है ना? इसमें काम करना पॉसिबल नहीं है, ये सक्सेस नहीं होगा। तमाम तरीके के लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में बात किया, लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गाड़ियों का यूज नहीं कर रहा है या फिर बिना गाड़ियों के रहना पसंद कर रहा है। हर एक व्यक्ति को गाड़ी यूज करना, चाहे गाड़ियों से चलना, ऑटोमोबाइल को यूज करना जो है ना मजबूरी बन चुका है। उसी प्रकार से 1980 में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आया। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कि जैसे हम संचार की बात करते हैं, लोग जो है ना दूर दराज रह करके टेलीफोनिक बात करते थे। तो जब ये आया उस टाइम पे, जब ये आने वाला था, लोगों ने क्या बोला कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि यहाँ बैठ करके कहीं दूर बैठा व्यक्ति हम उससे जो है मिनटों में बात कर सके। लेकिन ये आया और आज के डेट में ये बहुत ही अपग्रेड हो चुका है। उसी प्रकार से 1990 में कंप्यूटर इंडस्ट्री आया। जब ये आया तो लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे तरीके की बातें करी। लोगों ने क्या बोला कि ये रोजगार जो ना लोगों को खा जाएगा, बेरोजगारी फैल जाएगा, अकेले जो ना 15-20 आदमी का काम करता है ये, है ना? और बहुत सारे लोगों ने रोड जाम किया, चक्का जाम किया कि नहीं ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी फैल जाएगा। लेकिन आज हर एक व्यक्ति कंप्यूटर का एजुकेशन अपने बच्चों को और अपने परिवार में बढ़ चढ़ के देना चाह रहा है। और ठीक उसी प्रकार से सन 2000 में आईटी का जमाना आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया साथियों। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन के बारे में है ना? आज जब 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, लोगों ने बोला कि भाई सारा काम इंटरनेट से होगा, है ना? ऐप्स बनेंगे, सारे काम ऐप से होंगे। तो लोग इस पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग हर एक काम ऐप से हो रहे हैं, है ना? हर एक काम, हमारा खाना खाना, किसी चीज का ऑर्डर करना, चाहे ट्रेन का टिकट बुक करना, हवाई टिकट बुक करना, होटल्स बुक करना, चाहे कोई चीज ऑर्डर करना, हर एक चीज जो है ना हमारा ऐप से हो रहा है। तो आईटी मीन्स क्या कि इंटरनेट युग आया, है ना? इसमें और क्या चीजें हुई आईटी में कि लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू किए। और आज के डेट में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर है। पहले के टाइम पे हम क्या देखते थे कि जो लोग पहले चोरियां होती थी बड़े घरों में, सभी को पता होगा, तो लोग क्या करते थे कि कट्टा कुट्टी लेकर के जाकर के पूरा गिरोह बना करके जो ना चोरी करते, डकैती करते थे। लेकिन आज के डेट में वो डकैती और चोरी चमारी नहीं दिख रही। लेकिन लेकिन आज के डेट में भी चोरियां हो रही हैं, लेकिन किसी घर में जाके डाका डालने से नहीं हो रहा। वो कैसे हो रहा है? इंफॉर्मेशन से। अगर हमारा इंफॉर्मेशन किसी के पास में है, जैसे हमारा एटीएम का इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो पता चल रहा है कि हमारे जो ना वो बंदा घर बैठे बैठे हमारा पूरा अकाउंट खाली कर जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन का पावर है। लोगों ने ईमेल्स यूज करना शुरू किए, है ना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब जमाना आया, तो
ईमेल्स आए और आज अगर हम बात करें तो जिस मोबाइल में ईमेल आईडी नहीं है, वो मोबाइल सिर्फ एक डब्बा है, किसी काम का नहीं है। सही है कि नहीं है? लोगों ने ईमेल्स करना शुरू किए। लोगों ने जो है इससे अपने बातों को वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रांसफर करना शुरू किया। तो 2000 में जब ये इंडस्ट्री आई तो लोगों ने इसको भी नेग्लेक्ट किया और क्या बोला कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंफॉर्मेशन के दम पे इतना सारा कुछ किया जा सके। ऐप से ये सारी चीजें किया जा सके, लेकिन सब कुछ पॉसिबल होता चला जा रहा है। और ठीक 2010 में ई-कॉमर्स का ज़माना आया। ई-कॉमर्स का दौर आया जिससे हम ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, है ना? होम सब पेटिंग, ये तमाम जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स वाली प्लेटफ़ॉर्म है। ये जब आया तो लोगों ने क्या बोला कि ये पता नहीं सामान कैसा भेजेगा। अगर मैं ऑर्डर करूँ तो पता नहीं इसका प्रोडक्ट अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। क्या पता मेरा पैसा लेकर भाग जाए, है ना? सामान अगर खराब निकल गया तो क्या पता मैं इसको कहाँ पे रिटर्न करने जाऊँगा। तो लोग इस पे बहुत नेगेटिव बात करते थे। इसको जो है उस तरीके से नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन आज आप सभी को पता होगा कि अमेज़न जिसका ओनर आज पूरे दुनिया का सबसे जो है ना अमीर व्यक्तियों में गिना जाता है। आज सबसे जो टॉप 10 अमीर लोग हैं उसमें जो है ना उस बंदे का नाम आता है। तो साथियों, हम दौर की बात कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं एक समय क्या था, निगेटिव फेज में था, है ना? एक समय में निगेटिव फेज में था। लेकिन कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ाया। कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपनी कदम बढ़ाई, कुछ काम किया, कुछ कार्य अपने रिस्क लिया, धीरे धीरे काम करने की शुरुआत किया। और यहां से कुछ लोगों ने जब शुरुआत किया तो कुछ पैसे बनाए, उनकी थोड़ी सी स्थिति सुधरी। और जैसे कुछ लोगों ने पैसे बनाया, धीरे से क्या हुआ, ये इंडस्ट्रीज पॉजिटिव फेज में आ गया, है ना? पॉजिटिव फेज माने मतलब लोगों की थोड़ी सी सोच पॉजिटिव होने लगी कि नहीं यार, यहाँ से तो लोग पैसे कमा रहे हैं, नहीं यार लोग यहाँ से तो जो है ना अपने करियर बना रहे हैं, चलो मुझे भी इस काम को करना चाहिए। तो जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव फेज में पॉजिटिव लोग हुए, इसमें खुद से लोग एंटर होने लगे, खुद से इस इंडस्ट्री में अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें ग्रोथ होने लगा। मतलब ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके अपने समय के हिसाब से ग्रोथ फेज में आ गया, है ना? ये ग्रोथ करने लगी। ग्रोथ मत जब होने लगा, जब लोग बढ़िया पैसा बनाने लगे, तो क्या हुआ कि लोग भर भर के इस इंडस्ट्री में घुसने लगे कि नहीं मुझे भी इसमें काम करना है, मुझे भी इसका जो है ना फ्रेंचाइजी लेनी है, मुझे भी इसकी फैक्ट्री डालनी है। और जब ये ग्रोथ होने लगा, हर घर में जाने लगा, तो क्या हुआ, इन सारे इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़ गया। मतलब ये इंडस्ट्री कंपटीशन फेज में आ गया। लोग कंपीट करने लगे। अब अलग अलग ब्रांड आ गए। किसी ने बोला कि ये मेरा ब्रांड, किसी ने बोला ये मेरा ब्रांड, ये मेरा बेस्ट है, ये सेम चीज मेरा बेस्ट है। लोगों ने अब लोगों में कंपटीशन होने लगी इसी इन्हीं सारी चीजों में, जो एक समय में निगेटिव फेज में था। मेरे दोस्त, एक बात समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने निगेटिव फेज में इस इंडस्ट्री में काम किया था, आज के डेट में वो इस इंडस्ट्री के किंग है। जिन लोगों ने निगेटिव फेज में काम किया था। लेकिन मैं आज बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री में, इन सारे जो सेक्टर में अगर हमें आज काम करना हो तो बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, शायद हम उस पर सक्सेस ना भी हो पाए। लेकिन जिन लोगों ने निगेटिव फेज में इस काम की शुरुआत करी थी, उनके लिए सक्सेस लेना आसान था, क्योंकि लोग निगेटिव थे, कंपटीशन नहीं था, है ना? तो लोगों के लिए सक्सेस होना, सफल होना आसान था। लेकिन आज इसी में लोग करोड़ों लगा करके भी असफल हो जा रहे हैं। और वजह सिर्फ ये है कि आज एक से बढ़कर एक धुरंधर इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। पैसे वाले लोग आ चुके हैं, क्योंकि लोगों ने इन सारी इंडस्ट्री की ताकत देख ली। साथियों, 2010 के बाद इसी प्रकार से एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसके हम और आप आज हिस्सा है। और इस डायरेक्ट सेलिंग में मैं बात करना चाहता हूं आज के डेट में 2020, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले से भी कंपनी इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन 2020 में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2021 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी थी। मतलब एक अलग बॉडी बनाई थी इस इंडस्ट्री के लिए। और 2023 में उस गाइडलाइन से बोल रहा हूं, रूल आया। 2016 में गाइडलाइन आया था, 2020 2021 में रूल्स आए, 2023 में जो है ना कुछ संशोधन हुए इस उन रूल्स में। और मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग आज कितना बड़ा इंडस्ट्री बनता चला जा रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, साथियों ध्यान दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को फौज में जाना हो, किसमें जाना हो, फौज में जाना हो, तो फौज में जाने के लिए क्या क्या चाहिए?
सबसे पहले उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट ना हो, क्रिमिनल कोई धारा वगैरह ना लगा, वो व्यक्ति बैंक करप्ट ना हो, है ना? उसके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल ना हुआ, कोई एफआईआर वगैरह ना हो। अगर वो व्यक्ति जाना चाहता है फौज में, तो ये सारी चीजें चाहिए, तब जाकर के वो फौज में जा सकता है। आप 2023 की, 2021 की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसको उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति बैंक करप्ट है, जिसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई धारा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करने के एलिजिबल नहीं है, वो नहीं कर सकता है। वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकता है। सोच के देखिए गवर्नमेंट ने कितने बेहतरीन जो है ना हमारे लिए नियम और रूल्स बना दिए हैं इस इंडस्ट्री को सिक्योर करने के लिए। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं, गवर्नमेंट ने बनाया मेरे को। मैं इसलिए बोल रहा हूं। और 2020 की बात अगर मैं बात करूं, तो आज 2025 चल रहा है। 2024 आप गूगल करिएगा, जाके सर्च करिएगा। 2024 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी। 22,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था। लेकिन इस साल 25,000 करोड़, 2025 में 25,000 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। इतनी तेजी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में हम अगर पॉजिटिव फेज में आने की बात करें, तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री पॉजिटिव फेज में आता हुआ दिख रहा है। वजह क्या है कि इंडिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से नेटवर्क मार्केटिंग से अचीवर्स निकल रहे हैं। आज मैं गोरखपुर में बैठ कर बात कर रहा हूं। गोरखपुर से 50 लोग ऐसे हैं, 50 लीडर ऐसे हैं जो एक बेहतरीन लाइफ मेंटेन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। आज मैं खुद वाईटीएम इंडिया के बैनर तले, वाईटीएम में काम करते हुए मैं एक डायमंड के रूप में काम कर रहा हूं। बहुत ही जल्द डबल डायमंड होने जा रहा हूं। इसी गोरखपुर में हमारे देवव्रत गुरुजी हैं, जो आज लगभग 11.5 करोड़ प्लस के पे आउट के साथ में दमदार तरीके से इस बिजनेस से कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जलवा करके रखे हुए हैं। और मैं तो अपनी सिर्फ कंपनी बात कर रहा हूं, अगर इंटायर नेटवर्क की बात करूं, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1-1 करोड़ रुपए महीने का पे आउट ले रहे हैं मेरे दोस्त। तो एक बात समझने की जरूरत है थोड़ी सी यहाँ पे। जब इन सारे इंडस्ट्री में निगेटिव फेज में जिन लोगों ने काम की शुरुआत करी, वो आज के डेट में इस इंडस्ट्री के किंग है। सफल व्यक्ति में उनके नाम गिनती होती है। कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रकार से देखा जाए तो लगभग निगेटिव और पॉजिटिव फेज के बीच में। ये सर नो। तो आज के डेट में जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाला है, एक चीज से वो 100% बचेगा और वो है कंपटीशन। कंपटीट उसको नहीं करना पड़ेगा, किसी को कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को गांठ बांधने की जरूरत है कि आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद इस इंडस्ट्री में भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। इस इंडस्ट्री में भी कंपटीशन बढ़ने वाला। कंपटीशन से एक बात मुझे याद आती है, जब हम छोटे थे, जब मेरे बाबा रहते थे और जो भी हम बूढ़े लोगों के बीच में बैठते थे, तो उन लोगों में चर्चा होती थी, पता है क्या, कि मुझे रेल में नौकरी मिला था, लेकिन मैं रेल का नौकरी नहीं किया, है ना। मुझे फौज में लोग पकड़ के लेके गए थे, लेकिन मैं भाग के चला आया। लोग बोलते थे कि जब नौकरियां मिलती थी सरकारी, लोग पकड़ने के लिए आते थे गली गली में, और हम लोग जाके गन्ने और मक्के में छुप जाते थे। वो सरकारी नौकरी, जिस सरकारी नौकरी के लिए आज के डेट में लड़के दिन रात एक किए हुए अपनी जान तक दे दे रहे हैं, जिस सरकारी नौकरी के लिए आज लोग जान दे रहे हैं, वो नौकरी पहले के समय में लोग जूती का धूल समझते थे मेरे दोस्त। जाके गन्ने मक्के में छुप जाते थे। अगर मिल जाता था गलती से, तो लोग उसको क्या करते थे, भाग के चले आते थे वहां से। और आज के डेट में वही लोग पछताते हैं कि काश मैंने कर लिया होता। उनके घर वाले उनको कोसते हैं कि बुढ़ऊ, कम से कम आपने उस नौकरी को कर लिया होता तो आज हमारी कंडीशन कुछ और होती। और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, हमारे जितने भी साथी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं, आज मुंडी गाड़ के पट्टा लगा करके 2-4 साल दमदारी से कर लेने की जरूरत है। आने वाले समय में आप ही एक बेहतरीन लाइफ मेंटेन करने वाले, इस इंडस्ट्री के आप भी किंग बनने वाले हैं। क्योंकि एक बात बोला गया है, इस इंडस्ट्री को अभी जो ना गधे कर रहे हैं, अभी गधे कर रहे हैं, आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में घोड़े कूदने वाले हैं। क्योंकि आज एआई का जमाना है, कंपटीशन बढ़ती चली जा रही है, आज मशीनी युग आ रहा है। लोग पढ़ लिख के जाएंगे कहां पे? मार्केट में जब नौकरी नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ये ऑप्शन दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगा। जब लोग पढ़े लिखे लोग इसमें आना शुरू कर देंगे, फिर हमारे आपके जैसे लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भयंकर बढ़ जाएगी। तो आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शानदार
जो ना इंडस्ट्री डायरेक्ट सेल में काम करने के लिए, और उसमें भी हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन शानदार कंपनी वाईटीएम के साथ में काम करने के लिए, जिसका साथ में आज बेहतरीन प्रोडक्ट है, शानदार पे आउट सिस्टम है, और आज सबसे बड़ी बात हमारे कंपनी का पास में, हमारे सीएमडी सर के पास में शानदार और बेहतरीन विजन है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बस दमदारी से अंगद की तरफ पैर को जमा करके हम सभी को इस इंडस्ट्री में, आज भले निगेटिव फेज में है तो क्या हुआ, लोग हमारे ऊपर ताने मारते तो क्या हुआ, बस डंडा गाड़ के झंडा गाड़ करके हम यहाँ पे अपने पैर को जमा करके दमदारी से काम करने की जरूरत। यस सर नो। बाकी देख पा रहे होंगे ये हमें करने की क्यों जरूरत है। आज लोग जो है, लोगों की इनकम बहुत कम होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जैसे लिखा व्हाई दिस कोलाबेरी, मतलब ये जो ना इतना सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, लोग पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें क्यों कर रहे हैं, या फिर हमें वाईटीएम करने की क्यों जरूरत है। वजह है कि हमारी सैलरी कम होती चली जा रही है, हमारी आमदनी कम होती चली जा रही है, और जो चीजें तमाम चीजों की उसकी प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है। जैसे हम पेट्रोल की अगर प्राइस की बात करें, हम सभी सर देख रहे हैं कि जो है ना चीते की रफ्तार से भाग रही है ना। गोल्ड प्राइस हम देख रहे हैं कंगारू की रफ्तार से भाग रही है। वेजिटेबल के हम प्राइस की बात करें, वो तो हिरन की रफ्तार से भाग रही है। मोबाइल बिल और तमाम जो चीजों का जो ना बिल है, दूध का बिल, बिजली का बिल, तमाम चीजों का बिल जो है ना खरगोश की रफ्तार से भाग रही है। लेकिन माई सैलरी, हमारी सैलरी कैसे भाग रही है, कछुए की रफ्तार से। और वहां पे लिखा भी आई एम रनिंग, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं भी सर काम कर रहा हूं, मैं भी कंपटीशन में, मैं भी सर सफल होने वाला हूं, और सर हमारी रफ्तार कछुए की है। क्योंकि सर जिस काम में हम हैं, हमें सर वहां पे कछुआ बना दिया गया, हम उसी रफ्तार से चल रहे हैं, हमारी इंक्रीमेंट, हमारी सैलरी उसी हिसाब से चल रही है, कछुए की रफ्तार से। मैं पूछना चाहता हूं सर, क्या जिस रफ्तार से अगर हमारी नौकरी जिस तरीके से मिल रही है, या फिर जो हमारी डिग्री डिप्लोमा है, उस हिसाब से कभी भी हम मार्केट में कहीं भी कंपीट कर पा रहे हैं क्या, अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं। तो अब करना क्या होगा, अगर हमें अपने इनकम को, आमदनी को अगर चीते की रफ्तार में लानी है, अगर हमें अपने आमदनी को कंगारू और जो ना खरगोश की रफ्तार में लानी है, तो मेरे दोस्त हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां से हम अपनी रफ्तार को बढ़ा सके, और वो प्लेटफॉर्म वाईटीएम है मेरे दोस्त, जहां से हम अपनी इनकम को बढ़ा करके अपने हर एक चीज को मैनेज कर सकते हैं, और आने वाले समय में अपने और अपने पूरे परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम आज संतोषम परमम सुखम वाले जिंदगी जी रहे हैं ना, तो हम जी सकते हैं, लेकिन आने वाले हमारी पीढ़ियां हमें कोसेंगी, ये बोलेंगी कि आप उस टाइम पे कहां थे जब डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री आई थी, है ना। कि क्योंकि कल के डेट में मेरे दोस्त महंगाई और सारी चीजें बढ़ेंगी, जब हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो लोग तो बोलेंगे ना कि आप उस टाइम पे कहां थे, हमारे बच्चे बोलेंगे आप उस टाइम पे कहां थे जब डायरेक्ट सेलिंग आया था। तो मेरे दोस्त यहाँ से हम अपनी आमदनी को बढ़ा करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो अब सपनों को साकार करने के लिए, सफल होने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए सब तीन रास्ते हैं, थ्री वे ऑफ सक्सेस। इन तीन तरीके से काम करके हम सक्सेस हो सकते हैं, वाईटीएम के माध्यम से सफल होकर के दिखा सकते हैं, और अपने खानदान का टाटा बन सकते हैं। तो वो तीन तरीके क्या है सर। पहला है नेटवर्क बनाना। वाईटीएम में हमारा काम समझना होगा क्या है। वाईटीएम में जो हमारा काम अगर हम वो करते हैं तो सक्सेस होगा। वो काम क्या, सक्सेस होने के लिए नेटवर्क बनाना होगा, और सबसे जरूरी बात, नेटवर्क बनाने के बाद नेटवर्क को टिकाना होगा, है ना। ये गुण सीखना होगा हमें कि नेटवर्क बनेगा कैसे, और इस गुण को सीखना होगा कि नेटवर्क टिकेगा कैसे। और नेटवर्क टिक रही है तो नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन कैसे करवाए, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन कैसे करवाए, इसको भी सीखना होगा। और अगर हम तीन चीजों को बखूबी सीख जाते हैं और करते हैं और करवाते हैं, तो मेरे दोस्त हम जो ना 100% सक्सेस लेके दिखा सकते हैं। वाईटीएम में हम डायमंड ही नहीं, कोहिनूर जा सकते हैं। तो आइए इन तीनों वे के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी डीप चलते हैं। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनेगा कैसे। नेटवर्क बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें 4 बेसिक्स पे ध्यान देना होगा। हमें 4 बेसिक जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो 4 बेसिक्स है, उसको बढ़ चढ़ के करना होगा। बेसिक्स एक्चुअली क्या होता है। बेसिक्स, जैसे एक डॉक्टर साहब है, तो बेसिक्स क्या है, उनके लिए जो बेसिक्स काम क्या है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी डायग्नोसिस करना, उसकी जांच पड़ताल करना कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अगर परेशानी है तो क्यों है, प्लस उनका जो ना इंजेक्शन लगाना है, ऑपरेशन करना है, उसकी बेसिक वर्क है ना। उसी प्रकार से एक इंजीनियर साहब, उसका बेसिक वर्क क्या है कि जो ना घर बनवाना, उसका जो ना जो डिजाइन है उस हिसाब से सारी चीजों को
वेल मैनेज करना, है ना? तो उसको इंजीनियर को अपने काम को बेसिक्स को करना होगा। उसी प्रकार से एक वकील की बेसिक्स क्या है कि किसी क्लाइंट का जो है ना केस लेना, उसकी जो है ना बढ़िया से स्टडी करना और जाकर के दलीलें देना, है ना? बेसिक्स में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एक टेलर मास्टर है उसकी बेसिक्स क्या है? कपड़े की सिलाई करना, है ना? तो उसको कैंची कैसे चलाना है, कैसे जो है ना कटिंग करनी है, उसको जानकारी होनी चाहिए, उसकी बेसिक्स है। एक मोची की बेसिक्स है कि भाई कैसे सिलाई करनी है। एक जो क्रिकेटर है उसकी बेसिक्स है कि कैसे जो ना सर बल्ला चलाना है। अगर सब कुछ आता सर लेकिन बेसिक्स अगर नहीं आता तो वो क्रिकेटर किसी काम का नहीं है। बेसिक्स है सर, जो भी हमारे एक्टर्स है, दुनिया का हर एक व्यक्ति बेसिक्स कर रहा है और बेसिक्स के दम पे जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है, जो अर्न कर रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेरे दोस्त साथियों कुछ ना कुछ बेसिक्स है, उसको करना होगा। जो बेसिक्स कर रहा है वही टॉप पे है, वही जो ना सक्सेस हो रहा है। बेसिक्स। अब हमारे इंडस्ट्री में क्या है सर, हमें क्या काम करना होगा? हमें सबसे पहले अपने लिस्ट को क्रिएट करना होगा। नेटवर्क बनाने में बेसिक्स करना होगा। बेसिक्स में नेटवर्क बनाने के लिए हमें लिस्ट अपने बनाने होंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर लिस्ट कैसा? मैं बोलता हूं हमारे जानने वाले लोगों का, है ना? हम जिन लोगों को जानते हैं उन सभी लोगों का लिस्ट तैयार करें। तो बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि सर लिखना जरूरी है क्या? वो मेरे माइंड में तो है ही, मैं उनसे चल के मिल लूंगा। तो मैं बोलता हूं कि नहीं मेरे दोस्त, लिखना जरूरी है, क्योंकि लिख लेने से ज्वाइनिंग की आधी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। तो लिखें, जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन सभी लोगों का लिस्ट तैयार करें और फिर उन तक अपनी पहुंच बनाएं। लिस्ट रहता है तो हम टारगेटेड लोगों के पास तक पहुंच सकते हैं और उनको जाकर के अपने प्लान को शो कर सकते हैं, अपने वाई टीम के बारे में डिटेल शो कर सकते हैं, है ना? तो लिस्ट हमें तैयार करना होगा। लिस्ट तैयार करने के लिए 3 कैटेगरी होता है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। सबसे पहले अपने करीबी लोगों का लिस्ट बनाए, उसके बाद अपने दोस्त यार मित्रों का लिस्ट बनाए, अपने कलीग की लिस्ट बनाए, जो साथ में काम करते हैं उनका लिस्ट बनाए। और उसके बाद होता है कोल्ड लिस्ट, जिनको हम जानते नहीं, कहीं पे मुलाकात हुआ, हेलो हाय हुआ, उनसे बातचीत करके फिर हम जो है ना अपना लिस्ट बना करके उनको अपने रिलेशन बिल्ड करके प्लान शो कर सकते हैं। सही है? तो लिस्ट हमें क्रिएट करना है, बनाना ही होगा उसको सर। डायरी पे उतारे, क्योंकि लिखा गया है, एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि अ फेंड पेंसिल पेंसिल ऑन अ लाइन इज पेपर देन एनी मेमोरी। अ फेंड पेंसिल ऑन अ लाइन इज शार्पर देन एनी मेमोरी। मतलब एक पेंसिल से लिखा हुआ कोई लाइन एक पेज पे हमारे माइंड से कहीं शार्प होता, तेज होता है ना? तो हमें पेज पे उतारने की जरूरत है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं, उनका देखिएगा वो एक डाटा तैयार रहता है हर एक चीज का। तो हमारे पास भी हमारा डाटा होनी चाहिए हमारे हर एक काम का। तो मेरे दोस्त, ये सिर्फ बात बोलने वाला नहीं है, ये करने की जरूरत है। लिस्ट जरूर बनाए। सही है? दूसरा होता है इनविटेशन, है ना? हमें इनविटेशन करने आना चाहिए। जब हम लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली रॉ मटेरियल बोलते हैं। हम लिस्ट को रॉ मटेरियल ही बोलते हैं। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो फिर हमारे कोई भी चीज कैसे बनेगा? तो लिस्ट रहेगा तो उसके बाद हमारा काम क्या होता है? इनविटेशन करना। जब हम लोग नाम नोट किए रहेंगे तो उसी में से हम अपने लोगों को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, ताकि वो हमारा बिजनेस प्लान देखे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले और हमारे साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करें और शुरुआत करके जो ना सक्सेस ले। लेकिन इनविटेशन किस तरीके से करें, ये जरूरी मैटर करता है। बहुत सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से इनवाइट करते हैं, बातचीत करते हैं, जिस वजह से लोग उनको समय नहीं देते। आखिर कोई व्यक्ति हमें अपना समय क्यों देगा? उसको भी तो कुछ ना कुछ समझ में आनी चाहिए कि हमें समय क्यों देना है, किसके लिए देना है। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं बोलना चाहता हूं, इनविटेशन जब हम करें तो सबसे पहले ध्यान दें कि हमारा एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड, देने वाला हो। क्योंकि हमेशा हमारा एटीट्यूड देने वाला होना। हम क्योंकि देने जा रहे हैं ना। एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे वाईटीएम जब हमने शुरुआत करी, जब मैंने ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे मुझे भी तो किसने किसने बताया था वाईटीएम के बारे में। तो जब जिसने मुझे बताया, अगर उनके साथ में मैं जुड़ गया वाईटीएम से, तो उनको मेरे से कितना इनकम हुआ होगा? 400 रुपए। अगर मैं 5,000 की आईडी से यहाँ पे अपनी लॉगिन कराई होगी, अपनी आईडी हमने ज्वाइनिंग किया होगा वाईटीएम में, तो जिसने मुझे ज्वाइनिंग कराया, जो मेरे सीनियर हैं, उनको मुझसे कितना इनकम हुआ होगा? 400 रुपए। लेकिन आज देवेंद्र सिंह वाईटीएम से, मेरे दोस्त बताते हो खुशी होती है कि 20 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका है। फायदे में सर कौन है? फायदे में कौन है, मेरा सीनियर कि मैं?
मेरे दोस्त आज मैं फायदे में हूँ क्योंकि मैं 20 लाख रुपए कमा गया वाईटीएम से। अभी डबल डायमंड हो जाएंगे, तुरंत 38-40 लाख पहुंच जाएगा। फिर ट्रिपल डायमंड होंगे, लगभग जो है ना 90 लाख 1 करोड़ पहुंच जाएगा। तो एक बार जीवन में मेरा सीनियर मेरे से इनकम किया, लेकिन उनके बताने से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आता चला जा रहा है। तो क्या पता आपके बताने से किसी और के जिंदगी में इसी तरीके से बदलाव आए। तो अब हमारे बताने से अगर किसी की जिंदगी में बदलाव आता है तो ये गर्व की बात है कि नहीं है। तो हमारा एटीट्यूड भी गर्व वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। जब भी हम किसी को बताएं ना, प्राउड के साथ में बताएं, इनवाइट करें। इनविटेशन का एक फॉर्मूला होता है फॉर्म का, जिस फॉर्म का स्पेलिंग का होता है FORM। तो फॉर्म क्या बोलता है? आज का अबाउट फैमिली। सबसे पहले सर किसी को इनवाइट करें तो उसके फैमिली के बारे में बात करें। वो फॉर द ऑक्यूपेशन, उसके काम धंधे के बारे में बात करें। आर फॉर द रिक्रिएशन, क्या कुछ वो रिक्रिएट करना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहता है जिससे उसके मनी मैनेजमेंट है, मतलब मनी मैनेजमेंट, जिससे उसका मनी मैनेजमेंट आसान हो सके, परिवार अच्छे से चल सके। तो इन फॉर्म के तरीके से जब इनवाइट करते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, कोई ऐसी बात करने वाला सामने वाला बंदा जिससे मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकता हूं, जिससे मेरा परिवार और अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो इनविटेशन के बारे में बोला गया है कि अगर आपने प्रॉपर और सही ढंग से इनविटेशन कर दिया तो अप्रोक्स 60% आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाती है। तो इनविटेशन पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। सही है। तीसरा होता है शो द प्लान। बेसिक्स में, 4 बेसिक्स में होता है शो द प्लान। हमें प्लान को फिर जो है शो करना होगा, है ना। जिसको हमने इनवाइट किया उसका एक टाइम फिक्स करते हैं कि हम कितने बजे मिलेंगे, उस टाइम पे पहुंचे और पहुंच करके प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट के बारे में और अपनी मार्केटिंग प्लान के बारे में डिटेल में बताएं और उसके बाद उसके साइन अप करा करके ज्वाइनिंग कराएं। लेकिन वो कब होगा? जब प्लान शो करेंगे, जब अपने बारे में बताएंगे। अब हमारे पास में हीरा है, चांदी है, क्या है, सामने वाले की तुरंत पता है। जब हम किसी को अपने बारे में बताएंगे, अपने कंपनी के बारे में बताएंगे, तब तो सामने वाला डिसीजन लेगा करना या ना करने का। लेकिन बहुत सारे लोग प्लान शो कर डरते हैं, क्या पता सामने वाला मना कर दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम करते चले जाएंगे, हम प्लान के मास्टर बनते चले जाएंगे। एक बात जरूर ध्यान देना होता है, प्लान, बहुत सारे लोग जो ना एक बोलते हैं कोरम पूरा करना, है ना, कर्म पूरा करना कि चलो यार प्लान दिखाने के सीनियर बोलता है, बार बार बोलता है, बार बोलता है, चलो मैं प्लान चल के कर देता हूँ। तो एक होता है प्लान बस दिखा देना और एक होता है प्लान दिल से दिखाना, आत्मा से दिखाना, फुल फोकस होकर के दिखाना। एकदम ऐसा लगना चाहिए कि भाई प्लान हम मक्खन दिखा रहे हैं। इस तरीके से प्लान हमें शो करने की जरूरत होगी और ये तब होगा, मास्टर तब हमारे बनेगा प्लान का, जब हम प्लान को दमदारी से दिखाना शुरू कर देंगे और अधिक से अधिक प्लान दिखाएंगे। तब जाकर हम प्लान का मास्टर बनेंगे और हमारी जॉइनिंग बढ़ते चली जाएगी, है ना। लेकिन करना यही होगा कि हमें अधिक से अधिक प्लान करना होगा। आपसे भी अगर चैट कर सकते तो बताएंगे। चैट बॉक्स में कुछ टाइप करने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप बोल सकते हो बताएं चैट करके, लिख करके कि 1 किलो सरसों में कितना तेल निकलता है। हाँ जी, कोई बताएगा लिख करके? नहीं दिख रहा है? 1 लीटर, 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है। वही अगर 2 लीटर तेल निकालना हो तो कहीं ना कहीं हमें 6 किलो सरसों का व्यवस्था करना होगा। वही अगर हमें 3 लीटर तेल निकालना है तो 9 किलो सरसों डालना होगा मशीन में। वही अगर हमें 4 लीटर तेल चाहिए तो 12 किलो कहने का हमें सरसों डालना होगा। तो वहां पे भी एक अनुपात है कि अगर हम 3 किलो सरसों डालते हैं तो एक हमारी जो है 1 लीटर हमारी तेल आता है, वहां पे तेल निकलता है। उसी तरीके से जब हम 3 प्लान शो करते हैं ना तो इजीली हमारा एक ज्वाइनिंग हो जाता है। ये एक रेशियो सेट है। मिनिमम हमारी वाईटीएम में मैंने देखा स्पेशली कि ज्वाइनिंग बहुत होती है। वाईटीएम में ज्वाइनिंग धुआंधार होती है। अदर नेटवर्क मार्केटिंग के कंपैरिजन हमने यहाँ पे देखा है। तो अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले क्या बोलते हैं? 80-20 के रेशियो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 40 और लगभग 60 का रेशियो आ जाता है। आप कितना भी गड़बड़ प्लान करते हैं तो, और अगर आप मास्टर हैं तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो 10 प्लान करते हैं और 10 में से 7 ज्वाइनिंग और 8 ज्वाइनिंग कर ले जाते हैं। वजह क्या है? वो प्लान दमदारी से करते हैं, उनका प्लान जो है ना, उनका प्लान दमदार होता है। तो मेरे दोस्त, प्लान हमें अधिक से अधिक करना होगा, हमें रिजल्ट चाहिए तो, मतलब 3 प्लान पे एक ज्वाइनिंग तो कंफर्म है, तो एक ज्वाइनिंग चाहिए तो हमें 3 प्लान करना होगा। ये सर नो।
तो 4 बेसिक्स में हमें शो द प्लान पे विशेष ध्यान देना होगा। और चौथा, फॉलो अप। कोई जरूरी नहीं है कि प्लान देखने के बाद ही बंदा डिसीजन ले ले, तुरंत आपको पेमेंट दे करके बोले नहीं भाई मेरा लॉगिन करो, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। इसमें बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो प्लान देखने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट पेमेंट करके आपके साथ में काम की शुरुआत करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। तो चाहिए क्या होता है कि उनका फॉलोअप करना, क्योंकि फॉलोअप की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उसके मन में 2-3 प्रश्न रह जाते हैं, 2-3 बातें रह जाती है, क्या कि आप पता नहीं उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे, पहला चीज। तो उसको विश्वास दिलाना होता है कि नहीं भाई मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ में हूं और मैं 100% आपको सक्सेस करा के दिखाऊंगा। जब आपके ऊपर उस बंदे का विश्वास हो जाता है तो आपके साथ जुड़ जाता है। या फिर हो सकता है कि उसके मन में कुछ और प्रश्न हो, कंपनी को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, सीनियर को लेकर के, या फिर और भी कुछ उसके मन में प्रश्न हो। जब हम उसको क्लियर कर देते हैं तो हमारे साथ में काम की शुरुआत कर देता है। तो ये जो 4 बेसिक्स है, ये तो मरते दम तक हमें करना होगा। लिस्ट बनाना होगा, इन्विटेशन करना होगा, शो द प्लान करना होगा और फॉलो अप लगातार करना होगा। ये 4 बेसिक्स हर लीडर को मैक्सिमम करना होगा, मैक्सिमम करना होगा, क्योंकि इसी के दम पे हमारा रिजल्ट क्रिएट होगा। हम अगर सब कुछ करते हैं, हमारे पास में नॉलेज है, ज्ञान है, तमाम चीजें हमारे पास में है, लेकिन ये बेसिक्स हम नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे पास नॉलेज कम है या फिर और भी चीजें बहुत कम है लेकिन हम ये बेसिक्स रेगुलर कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ 100% होगी। या फिर जिस लीडर के नेटवर्क में ये 4 बेसिक्स जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उसकी नेटवर्क उतनी तेज ग्रो करेगी। तो मेरे दोस्त, ये 4 बेसिक्स पे हमें बढ़ चढ़ के काम करना होगा, इस पे फोकस करना होगा। बात समझ में आ रही है तो लिख दीजिए यस। ओके, थैंक यू। नेटवर्क बनाना, दूसरा स्टेप क्या होता है? नेटवर्क टिकाना। तो नेटवर्क टिकेगा कैसे? क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइनिंग तो धुआंधार निकालते हैं, ज्वाइनिंग उनकी लाइन लगी रहती है, लेकिन नेटवर्क उनकी टिकती नहीं है। लोग जुड़ते हैं, बैठते चले जाते हैं, जुड़ते हैं और बैठते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका पीछे रीजन क्या है? हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। क्या? बिजनेस को प्रॉपर शुरुआत कराएं। लोग जो है ना, जुड़ने के बाद उनकी प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करा पाते बिजनेस का, है ना? जोड़ तो दिया लेकिन जुड़ने के बाद उसकी प्रॉपर शुरुआत कैसे कराया जाए बिजनेस में, यही लोग नहीं कर पाते हैं। और जब तक प्रॉपर शुरुआत नहीं होगी बिजनेस की मेरे दोस्त, वो बंदा बैठ जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, टिकेगा नहीं। तो प्रॉपर शुरुआत करने के लिए क्या करना होगा? हमें करना होगा एनएससी, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। जितने भी लोग आपके साथ में जुड़ते हैं उनकी काउंसलिंग तो कर ही डालें। काउंसलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब काउंसलिंग करते हैं ना, तो उसमें उस बंदे की गोल सेट कराए। 5,000 तो उसने दे दिया, तो 5,000 जितना देना उसके लिए आसान होता है, उससे कहीं आसान उसको इस बिजनेस को छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ पे लगा ही क्या, 5,000 रुपये में होता ही क्या, वो सोचता है चलो यार 5,000 रुपया समझो कि हमने जो है ना जुआ खेल लिया, वो ये सोच लेता है। तो जब उसको यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है तो छोड़ देता है। लेकिन जब हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से उसकी हम जब गोल सेटिंग करा देते हैं कि वो क्या क्या चाहता है इस बिजनेस से, तो फिर वो छोड़ के नहीं जाता है। अब वो इस बिजनेस में अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब वो अपने जो ना सपनों को ढूंढना शुरू कर देता है। अब वो देखता है कि नहीं यार मैं यहाँ से ये चीजें कर सकता हूँ, चाहे मैं अचीव कर सकता हूँ, तो उसके लिए वो अग्रसर होता है। हम जब काउंसलिंग करते हैं तो उसकी लिस्ट बनवा देते हैं। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो अपने जो है ना इनविटेशन करने का तरीका बता देते हैं। कुछ उसके लिस्ट है, कुछ इनविटेशन करके हम दिखा देते हैं। उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बता देते हैं। एक्चुअली एनएससी को मैं अपने भाषा में क्या बोलता हूं? टीका लगाना। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, बच्चे को टीका लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। क्यों? क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि वो बच्चा बीमार ना पड़ जाए, है ना, कोई उसको बीमारी ना लग जाए, इसलिए टीका लगाया जाता है। तो एनएससी भी एक प्रकार का टीका है इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर ये टीका नहीं लगेगा तो मैक्सिमम चांस है कि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और बिजनेस को छोड़ चला जाएगा। ग्रसित, बीमारी से ग्रसित मतलब कि कोई निगेटिव कर देगा या फिर बंदा खुद ही बैठ जाएगा। सबसे जरूरी चीज क्या होती है एनएससी में, कि वो व्यक्ति यहां से कंफर्म हो जाता है कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। हम ज्वाइनिंग करके छोड़ देते हैं तो होता क्या है,
वो कंफ्यूज सा रहता है कि मैं अब अगला स्टेप कौन सा लूं, आगे मैं क्या करूं, है ना? जिस वजह से बंदा बैठ जाता है, उसको आगे कुछ दिखता नहीं है। तो काउंसलिंग मीटिंग जब कर देते हैं तो उसको क्या करना है, आप उसका क्या सहयोग करने वाले हैं, आपके माध्यम से उसका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, ये जब सब कुछ तय हो जाता है, जब दोनों का रोल तय हो जाता है, तो बंदा हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला काम करता है और मैक्सिमम लोग हमारे साथ में जो है ना टिक जाते हैं इस बिजनेस में। सक्सेसफुल लीडर्स और उनके अचीवमेंट के बारे में बताएं। नेटवर्क में टिकाने के लिए सक्सेसफुल लीडर्स और उनका अचीवमेंट के बारे में बताएं। इससे क्या होता है ना कि वो अपने आप को उनसे कंपैरिजन करता है कि अगर ये व्यक्ति यहां से ये अचीवमेंट ले सकते हैं, अगर लिए हुए, तो एक समय मेरा भी आएगा जिसको मैं यहां से अचीव करके दिखाऊंगा, है ना? सिस्टम की महानता के बारे में बताएं। बताएं कि कैसे सिस्टम महान है, सिस्टम कैसे हमारी जिंदगी भर का काम जो है ना 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर करके दे सकता है, सिस्टम कैसे पावरफुल है ना? इसके बारे में बताएं। सही है ना? अगर हम सिस्टम के बारे में बताएं तो फिर वो समझ, अगर जिस दिन सिस्टम की ताकत को समझ जाएगा, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ में काम की शुरुआत कर देगा। मैम मेरी आवाज क्लियर हो रही है क्या? रिप्लाई करेंगे प्लीज। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब सिस्टम के बारे में बात करें तो सिस्टम एक्चुअली होता है क्या? सिस्टम वो होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है ना? जैसे एक बार की बात है कि यादव जी थे, वो कहीं पे कहीं पे क्या अपने लड़की के यहाँ जा रहे थे, लड़की की जो है शादी कहीं दूर हुई थी, है ना? लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी थी लड़की की। तो वो चल दिए वहां पे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक डब्बा ले लिया बड़ा सा उन्होंने, और डब्बे में उन्होंने क्या किया कि घी भर लिया, और घी काफी भारी था। ट्रेन से जाना तो उनको, ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में जैसे चढ़े देखा कि एकदम खचाखच भरा पड़ा हुआ ट्रेन, लोग एक एक टांग पे खड़े हैं, है ना? बैठने के लिए तो छोड़ दिए, लोग एक एक टांग पे खड़े हैं। वो बाल्टी जो था टांगे टांगे उनका हाथ दुख गया। हुआ ये कि उनको जब कोई जगह नहीं मिला तो क्या हुआ कि जो एक जंजीर रहता ट्रेन में, अपने गमछे से उस जंजीर में उन्होंने बांध दिया। जैसे बांधा, जंजीर खिंच गई। आरपीएफ वाले आए और आने के बाद बोले कि भाई जंजीर किसने खींची, तो कोई बोल नहीं रहा है। फिर आरपीएफ वालों ने देखा, पुलिस वालों ने देखा कि जंजीर से एक बाल्टी लटकी हुई है, तो किस, उन्होंने पूछा आप आरपीएफ वाले पुलिस वालों ने कि ये बाल्टी किसकी है, ये डब्बा किसका है? तो यादव जी बोले कि साहब मेरा है। तो यादव जी से पूछा गया यादव जी से पूछा गया कि इसमें क्या है? तो उन्होंने बोला कि इसमें घी भरा हुआ है। तो पुलिस वालों ने बोला कि आपके घी की वजह से ये ट्रेन रुकी है। किसकी वजह से रुकी है? आपके घी की वजह से ये ट्रेन रुकी है। तो यादव जी क्या बोल रहे हैं, साहब मुझे ये तो पता था कि घी में ताकत होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी ताकत होती है कि ट्रेन को रोक देगा, है ना? आ रही बात समझ में? ये समझने की क्या जरूरत है कि मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या ये ताकत उस घी की थी? नहीं ना। वो ताकत, वो जो सिस्टम लगा हुआ जंजीर के रूप में, उसकी थी। वो सिस्टम वो ताकत थी कि जो पूरे ट्रेन को रोक सकता है। मेरे दोस्त, सिस्टम में वो ताकत है जो हमारे पूरे जिंदगी भर का काम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में करके दिखा सकता है। और वो सिस्टम क्या है? हमारा वाईटीएम, है ना? सिस्टम क्या है? हमारा वाईटीएम। तो उम्मीद है कि आप सभी को सिस्टम की ताकत जरूर समझ में आ रहा होगा। फिर अधिक से अधिक अपने संपर्क में रखें। उस जो हमारे साथ में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसको टिकाने के लिए अपने अधिक से अधिक संपर्क में रखें। किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखने की कोशिश करें। जो भी एक्टिविटी होता है उसको अपने साथ में, अगर आप कहीं प्लान पे जा रहे हो तो उसको कोशिश कर लेके जाने के लिए, कहीं फॉलो अप में जा रहे हो तो कोशिश कर लेके जाने के लिए, उसका लिस्ट हमेशा प्लान करते रहें, जिससे वो एंगेज रहेगा। और एंगेज रहेगा तो धीरे धीरे करके उसका माइंड जो है ना डायरेक्ट सेलिंग वाला बनेगा, और हमारे साथ में जो है ना बड़ा काम करेगा, एक बढ़िया लीडर बनकर निकलेगा। जितना जल्द हो सके कमीशन बनवाएं। अगर आपको टिकाना है लोगों को तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसका कुछ ना कुछ चेक बने, उसकी आईडी पे कुछ इनकम जनरेट हो, जिससे वो मोटिवेट हो कि नहीं यार, अगर 800 आ सकता है, 1000 रुपया आ सकता है, 2000 रुपया आ सकता है, तो जो ना बहुत सारा पैसा ऐसे कमाया जा सकता है, लाखों रुपए कमाया जा सकता है। तो जल्द से जल्द कमीशन बनवाएं। विश्वास दिलाए कि आप उसके साथ हैं, और वादा निभाएं। विश्वास दिलाने के लिए नो डाउट कमिटमेंट करना होगा। यस सर, नो। विश्वास दिलाने के लिए हमें कमिटमेंट करना होगा, और कमिटमेंट अगर आप करते हैं तो उस कमिटमेंट को निभाना होगा, है ना?
और साथ ही साथ आपके शहर में हो रहे वीकली एक्टिविटी को दमदारी से प्रमोट करें। वीकली एक्टिविटी मतलब क्या, जो संडे का वेन्यू होता है, जो हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जो ईवीओ होता है, उसमें शामिल करें और हर जो ना संडे का प्रोग्राम में शामिल करें। और जो वीकली ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक्स वाली ट्रेनिंग होती है, उस हर ट्रेनिंग में उसको जो है ना शामिल करें, जिससे वो एक माहौल पाएगा, नए नए लोगों को देखेगा। जब ढेर सारे लोगों को देखेगा तो उसके अंदर भी ये मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार, जब इतने सारे लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं तो मुझे भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। तो टिकाने के लिए कुछ इन बातों का हमें ध्यान देना होगा। और तीसरा स्टेप है हमारा नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन कराना। तो सही डुप्लीकेशन करवाने के लिए हमेशा सिस्टम को प्रमोट करें, ना कि व्यक्तित्व को। नेट बहुत सारे लोग क्या होता है कि खुद को प्रमोट करते हैं। ये व्यक्तित्व उजागर करने का धंधा नहीं है, ये सिस्टम को डुप्लीकेट करने का धंधा है। क्योंकि मेरा जो ना व्यक्तित्व कुछ अलग है, आप सभी का व्यक्तित्व कुछ अलग है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसको कुछ को डुप्लीकेट करेगा। तो अगर सबको डुप्लीकेट करेगा, कॉपी करेगा, तो फिर तो बंदा मर जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन सिस्टम एक है और एक सिस्टम को सबके लिए डुप्लीकेट करना आसान हो जाता है मेरे दोस्त, है ना। तो डुप्लीकेशन करवाएं। डुप्लीकेशन के लिए एक बहुत ही शानदार कुछ बातें हैं, उसको ध्यान देंगे जरूर। सही है। डुप्लीकेशन कराने के लिए क्या करें क्या ना करें, ऐसा कभी ना करें। क्या ना करें, हर बार नई बातें। डुप्लीकेशन अगर कराना है नेटवर्क में तो हर बार नई बातें ना करें। हर बार नई स्लाइड, हर बार नई कहानी, हर बार नया प्लान। मतलब जो अपडेट कर करके थोड़ा सी हटा देते हैं, थोड़ा सी स्लाइड हटा देते हैं, ऐसा ना करें। हर बार नया तरीका, हर बार नई कार्य प्रणाली। आपके ग्रुप को कंफ्यूज करने के लिए काफी है, इसे डुप्लीकेट कराना असंभव है। तो ये काम न करें, ऐसा कभी ना करें। तो ऐसा हर बार करें। क्या करें, हर बार वही बातें, है ना। हर बार वही स्लाइड, जो पिछली बार चली थी, जो पिछली बार चली थी वही इस बार भी, और हर बार वही कहानी, बार बार एक ही कहानी सुनाए, जिससे लोग उसको याद रखें और उसको जो है डुप्लीकेट करें। हर बार वही प्लान, मतलब छेड़ छाड़ प्लान ना करें कि स्लाइड हटा दिया, स्लाइड हटा दिया। एक ही प्लान करें, बार बार चले, ताकि हमारे जनरेशन में प्लान चलता चला जाए और लोग उसको डुप्लीकेट करते चले जाए, है ना। हर बार वही तरीका, हर बार वही कार्य प्रणाली, जो हम कार्य करने तरीका है सेम कार्य प्रणाली को रखें। आपके ग्रुप को परफेक्ट बनाने के लिए काफी है। ग्रुप में डुप्लीकेशन करना बहुत आसान है। ऐसा करके अगर ऐसा अगर हर बार नई बात करते हैं तो क्या होगा, खुद को बड़ा बना सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन अगर वही बात हर बार करते हैं तो ऐसा करके आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हैं। ऐसा करके आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हैं हमेशा के लिए, है ना। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाने का सर काम करेगा, आपको महाराजा बना देगा। तो डुप्लीकेशन के लिए इन बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। डायमंड बनने की सर तैयारी करें। जितने भी हमारे जॉइनर लीडर्स हैं, विशेष ध्यान दें, क्योंकि ट्रेनिंग जॉइनर्स के लिए, तो डायमंड बनने की तैयारी करें। तो क्या तैयारी करना होगा, डायमंड बनने की तैयारी एक वन में ध्यान क्या देना है कि हमें सपने देखना पड़ेगा। सपने देखिए, ड्रीम बनाइए, बड़े से बड़े सपने को देखिए। ये डायमंड बनने की तैयारी कर है सर, है ना। ये सबसे पहला ये हमारा पॉइंट है। पहनावे पर ध्यान दें। सही है। हमेशा मुस्कुराएं, हमेशा मुस्कुरा के लोगों से मिले, टीम से, अपलाइन से, या फिर नए लोगों से हमेशा मुस्कुरा के मिले। क्योंकि मुस्कुराना भी एक आदत है और ना मुस्कुराना भी एक आदत है। तो हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते मुस्कुराते हमेशा जो ना हमें हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और एक सेल्स पर्सन का जो ना जो विजिटिंग कार्ड होता है मेरे दोस्त, वो उसका स्माइली होता है ना। तो हमेशा हमें मुस्कुराते रहना है। सुव्यवस्थित रहें, हमें सुव्यवस्थित रहना होगा। प्लान की तैयारी करें, जब भी प्लान दिखाने जाए उसकी तैयारी करें। जैसे वो व्यक्ति क्या करता है उसकी जानकारी रखें। उस अगर वो सपोज करते इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील साहब है, मास्टर साहब, जिस भी प्रोफेशन का है, उस प्रोफेशन के हिसाब से तैयारी करके जाए, उसे क्या बातचीत करना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जुबान देना मतलब बिजनेस का स्टार्ट होना। जुबान देना मतलब बिजनेस का स्टार्ट होना, और जुबान के लिए खड़ा रहना मतलब बिजनेस में सक्सेस होना है।
जब भी हम किसी की जुबान देते हैं तो समझिए कि हमारे बिजनेस की शुरुआत हो रहा है, और जुबान पे खड़े रहना का मतलब हो गया कि सक्सेस होना। मेरे दोस्त, इन बातों का हमें ध्यान देना होगा। यस सर, नो? तो साथियों, टाइम ओवर होने वाला है। मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करूंगा। आप सभी ने मुझे पेशेंसफुली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गो डायमंड, जय वाईटीएम। बाकी मैम अभी मैं सब कुछ आपके हवाले करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच देवेंद्र सर। बहुत ही खूबसूरत सेशन, बहुत ही लाजवाब सेशन। ये हमारा फ्राइडे का आज का जो सेशन, ये थोड़ा अलग था और बहुत एक्साइटिंग और बहुत एनर्जी से भरा हुआ। बहुत अच्छा था सेशन हमारे लिए, सुपर्ब था सर। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप अभी तक बने हुए हैं। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। यही खूबसूरत शब्दों के साथ में, यही शुभकामनाओं के साथ में हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।